बड़ी खबर के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आज भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसकी तैयारियां भी पुरजोर तरीके से कर ली गई। बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। नामांकन से पहले द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अब देखिए आज नामांकन से पहले एक बड़ी तस्वीर दिल्ली से निकल करके आएगी जिसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा। वहीं दिल्ली पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी द्रौपदी मुर्मू से कल मुलाकात की थी और आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल करेंगी। बिल्कुल, और उनके नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के सहयोगी दलों के बड़े नेता और प्रस्तावक मौजूद रहेंगे। यानी दिग्गजों का जमावड़ा नामांकन से पहले बहुत बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आएगी और इसके लिए जुटना शुरू हो चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल ही हिंडन एयरबेस से यूपी सदन के लिए, यूपी भवन के लिए रवाना हो गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज इस बड़ी तस्वीर का वो भी एक हिस्सा होंगे। बिल्कुल, और देखिए इस राष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ यहां भाजपा एनडीए एक इतिहास रचने की बात कर रही है। पहली दफा होगा जब उन्होंने कहा कि अगर उनका कैंडिडेट जीत जाता है तो पहली दफा महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश को मिलने जा रही है। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इस कड़ी में आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। बिल्कुल, और तैयारी वहां भी चल रही है। यहां सपा विधायकों और सांसदों की ये बैठक लखनऊ में सुबह 10:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें अखिलेश यादव 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो ये एक बैठक है, 10:30 बजे इसका समय रखा गया है और ये बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी का दबदबा दिख रहा है। इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि कुल वोट वैल्यू का तकरीबन 15% सिर्फ यूपी के पास ही है। बिल्कुल अनु, देखिए यूपी के वोट की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। यूपी के विधायकों की वोट वैल्यू 208 है, जबकि सांसदों की वोट वैल्यू 700 है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू कल नामांकन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी का दबदबा। यूपी के विधायकों के वोट वैल्यू 208 जबकि सांसद की 700 है। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार के प्रस्तावकों में 3 यूपी से हैं और तीनों ही दलित चेहरे हैं। यूपी से कांता कर्दम, सतीश गौतम और ब्रजलाल ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बनकर हस्ताक्षर किए। कांता कर्दम और ब्रजलाल दोनों ही राज्यसभा के सांसद हैं, जबकि सतीश गौतम अलीगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। यूपी के 80 लोकसभा सदस्य हैं, 31 राज्यसभा सदस्य और 403 विधायक हैं। इस तरह लोकसभा सदस्यों के मतों का कुल वैल्यू 56,000 होता है। लोकसभा सदस्यों में सर्वाधिक 62 सांसद भाजपा के हैं। राज्यसभा की 31 सीटों का कुल वैल्यू 21,700 होता है, जिसमें 25 सीटों के साथ भाजपा सबसे आगे है। इसके अलावा देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी यूपी है। यहाँ विधायकों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा यूपी के विधायकों के वोट का वेटेज होता है। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है। बीजेपी गठबंधन के पास सबसे ज्यादा 273 विधायक हैं। उनकी वोट वैल्यू 56,784 है। मौजूदा वक्त में यूपी के विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सिक्किम के विधायक के वोट वैल्यू सबसे कम, केवल 7 है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम किया है। ऐसे में उन राज्यों की वेटेज न घटे, इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाता है, जो 2026 तक ऐसा ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो
तो वहीं यूपी में 3 जून और 10 जून को हुई हिंसा के बाद हर जुम्मे की नमाज पर अलर्ट रहता है। आज भी शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम हैं। जुम्मे की नमाज से पहले आज भी यूपी में अलर्ट है। जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। जुम्मे की नमाज से पहले कल पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया और देखिए शाम के वक्त जब पुलिस के अधिकारी सड़कों पर उतरे ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी इंतजाम पुख्ता हैं और साथ ही लोगों में भी सुरक्षा का भाव जगाने के लिए कि पुलिस सुरक्षा में उनकी हमेशा तत्पर है, तैनात है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जुम्मे की नमाज से पहले किस तरह से प्रशासन सतर्क दिखा है। इससे पहले जहां 3 तारीख को 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी और इसी से एहतियात बरतते हुए ये पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह है। यूपी के हर जिले में प्रशासन अलर्ट पर है और आप कैसी तैयारियां हैं ये तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, गाजीपुर, फिरोजाबाद, उन्नाव, और ये तस्वीरें एक नजीर के तौर पर है क्योंकि पूरे प्रदेश में ये अलर्ट है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति शाम के वक्त दिखाई दी होगी प्रदेश के हर एक संवेदनशील इलाकों में। 3 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से सड़क पर पुलिस दल बल के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। साफ तौर पे संदेश देने की कोशिश कि शांति व्यवस्था से छेड़खानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और स्नेहलता, आखिर में पिछली बार भी ऐसी ही तैयारियां थी लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद तो कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन हमने देखा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर उतरा था। और चलिए अब अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के विरोध से शुरू हुआ सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने योजना को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो वहीं अब भारतीय किसान यूनियन भी विरोध प्रदर्शन के लिए इस पूरे मामले में कूद पड़ा है। आज यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया है। बिल्कुल, और इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है, बातचीत की जा रही है कि किसी भी कीमत पर प्रदर्शन उग्र ना हो, किसी तरीके की तोड़फोड़ ना हो। जैसा कि हमने पिछले कई दिनों से ऐसी तस्वीरें देखी, रेलवे को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई गई, उस तरीके की तस्वीरें ना आए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और देखिए स्नेहलता, इससे पहले ये सवाल उठते थे कि अलग अलग क्षेत्रों के वर्गों की लोगों की समस्याएं होती हैं तो इसका एक साथ मिलकर समाधान क्यों नहीं ढूंढा जाता, और शायद इसी रास्ते पर चलते हुए अब संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि वे युवाओं की समस्या में भी उनका साथ देने के लिए जमीन पर उतरेंगे। तो देखिए, एक तरफ जहां अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं इस योजना के तहत आज से एयरफोर्स में चयन प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है और ये बेहद अहम है। और इस योजना के तहत आज से एयरफोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है जो कि 5 जुलाई तक, अगले महीने तक चलेगी। शेड्यूल के मुताबिक इसी दिसंबर में अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में पहला बैच ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ आयु सीमा की आप बात करें तो 21 की जगह 23 साल तक की छूट दी गई और ये सिर्फ इस बार के लिए, यानी इस रजिस्ट्रेशन में 23 साल तक की आयु सीमा वाले इनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए प्रसार भारती की मदद से बहुत जल्दी इसके नोटिफिकेशन को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। लेकिन अहम यह है, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें एक तरफ, अग्निपथ योजना के लिए जो उम्र सीमा है वो बढ़ा करके 23 साल की गई है जो कि पहले 21 साल थी। तो अग्नि चैलेंज की शुरुआत आज से रजिस्ट्रेशन बिल्कुल शुरू। और इसमें देखने वाली बात है कि कितनी संख्या में युवा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आज फिर से यूपी में हो रही है बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने जा रही है। हालांकि पिछली बार सुनवाई में यूपी सरकार ने हलफनामा पेश करते हुए बुलडोजर कार्रवाई के नियमों के तहत इसे बताया था, नियम के दायरे में बताया था, लेकिन अब आगे की सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद पम के घर पर बुलडोजर चलने के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इसे गलत बताया था और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में हलफनामा पेश करने को कहा था। अब यूपी सरकार के जवाब पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगी थी। अब आगे की सुनवाई में देखना होगा आगे क्या रुख रहता है कोर्ट का, किस तरीके से दलीलें दी जाती हैं, ये तमाम चीजें सामने आएंगी। तो वहीं कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है।
एसआईटी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बिल्कुल, यहाँ श्रीलता जांच में पता चला है कि जिस वक्त उपद्रवी भीड़ बवाल कर रही थी उस समय कुख्यात अपराधी अकील खिचड़ी अपने मोबाइल फोन से पाकिस्तान अकाउंट से संपर्क में था। और इस जानकारी के बाद से पुलिस पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच में जुटी है। अकील खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स के बीच चैट के सबूत सामने आए हैं। दरअसल इस चैट के मुताबिक हिंसाग्रस्त इलाके में बम लाने को कहा गया था। हिंसा का आरोपी अकील खिचड़ी पाकिस्तान में किसी से फोन पर संपर्क में था और ये खुलासा अब हो गया है। सबसे बड़ा खुलासा है ये अभी तक इस पूरी पूछताछ जांच में, जहां हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। अकील खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स की चैटिंग से खुलासा हुआ है, जहां हिंसाग्रस्त इलाके में बम लाने का भी प्लान बनाया गया था। लेकिन गनीमत ये रही कि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना भारी नुकसान यहां हो सकता था। अब हिंसा की एसआईटी जांच में ये पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। अनु, इस मामले के बाद से 4 एसआईटी की टीमें गठित की गई थी, जिसमें एक टीम का काम सिर्फ यही था कि साइबर कनेक्शन क्या है, कहां-कहां से चीजें जुड़ी हुई हैं, कहां-कहां से बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। और लगता है उसी टीम को यह कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरीके से इस चैट का पाया जाना बहुत बड़ा खुलासा है। देखते हैं कि अब इस पर पुष्टि कैसे होगी, इसके फॉलोअप्स कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि अकील खिचड़ी ये नया नाम सामने आ रहा है और अब देखना होगा कि इस पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा। फिलहाल चैट मिली है और उस चैट का कनेक्शन पाकिस्तान से दिखाई दे रहा है। अब एसआईटी अपनी जांच को और गहन तौर पे आगे बढ़ाएगी। इस कनेक्शन के कितने पुराने होने की पुष्टि करेगी, कब से ये बातचीत चल रही थी, ये अहम है। और देखिए, सोशल मीडिया ग्रुप्स की एक बड़ी भूमिका इसमें रही है। जितने भी लोग इन ग्रुप से जुड़े रहे हैं उनकी भूमिका को जांचा जा रहा है और इसी खोजबीन में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का अब आपको हाल दिखाते हैं। किस तरह से इसकी दीवार हाथ लगाने से ही मात्र गिर गई, पैर रखने से नींव उखड़ गई। प्रतापगढ़ में बन रहे इंजीनियरिंग कॉलेज में भ्रष्टाचार की दीमक अपनी जड़ें इतनी गहरी कर चुकी है कि इसकी परतें सपा विधायक ने मुआयना कर खोल दी। बिल्कुल, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। किसी इमारत को बनाने में भ्रष्टाचार कैसे होता है, इसकी बानगी देखने को मिली प्रतापगढ़ में बन रहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसकी नींव पैर लगाने से ही उखड़ गई। यकीन नहीं होता तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये प्रतापगढ़ का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। जब रानीगंज के सपा विधायक आर.के. वर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल और आवास परिसर का मुआयना करने पहुंचे तो उनके पैर लगाते ही नींव की ईंट उखड़ने लगी, क्योंकि दीवारों की नींव में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ये प्रतापगढ़ का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्रतापगढ़ के लोगों के लिए कब्रगाह का निर्माण हो रहा है। विधायक आर.के. वर्मा जब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की एक दीवार पर हाथ लगाया, लेकिन ये क्या, दीवार हाथ लगाते ही भरभरा कर गिर गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आराम से भ्रष्टाचार के जरिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कैसे किया जाता है, ये तस्वीरें भी उसकी गवाह है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की ऐसी कोई दीवार नहीं थी जो विधायक के हाथ लगाने से गिरी नहीं। पूरा गिरा दोगे तो सब हो जाएगा। कैसे बना रहे हैं इसको? ये 4 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। 100 करोड़ की लागत से बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भ्रष्टाचार का दीमक कितना अंदर तक पहुंच चुका है, इसकी एक एक परत सपा विधायक आर.के. वर्मा ने खोली। इमारत बनाने में कहीं भी कॉलम का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बस पुतलों की तरह दीवार को खड़ा कर दिया गया, जो छूने से जमींदोज हो रही है। आराम से दबा दो एकदम। ये 4 मंजिला बनना है। आरोप है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने में पीली ईंटों, घटिया बालू और कम सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है,
जिसकी भनक जिला प्रशासन को भी नहीं, जिस पर खुद सपा विधायक ने हैरानी जताई और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की तुलना कब्रगाह से कर दी। मुझे क्षेत्रवासियों ने शिकायत करी कि गुणवत्ता बहुत खराब है, एक बार आप देख लीजिए। मैंने कहा बाद में देख लेंगे, आज कार्यक्रम में जाने दीजिए। तो लोगों ने जिद किया, नहीं चलिए आज देख लीजिए। सभी ये ग्रामवासी साथ मेरे चल करके पैदल वहीं से आए। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब मैं इन दीवारों पर चलने लगा तो इसकी ईंट फिसल करके गिरने लगी। तब मेरी नज़र पड़ी कि इसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब है। फिर मैंने उसको धक्का दे करके देखा तो सारी दीवारें गिर जा रही हैं। तो मैंने डीएम प्रतापगढ़ को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने इसकी जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ और इतनी खराब गुणवत्ता से कार्य हो रहा है। या इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के लोगों को बहुत जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। राज्य को एक नया एक्सप्रेसवे अगले महीने मिल जाएगा, जिसके काम ने तेजी पकड़ ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जिस पर बनने वाले कई फ्लाईओवर्स अधूरे थे, लेकिन अब इटावा के डीएम अधूरे कामों को पूरा कराने में जुट गए हैं। ये तस्वीर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। करीब 15,000 करोड़ की लागत से बन रहे 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का तोहफा अगले महीने पीएम मोदी यूपी के लोगों को देंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अभी अधूरे कामों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें फ्लाईओवर भी शामिल है। इटावा से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ये 16 किलोमीटर का हिस्सा है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अधूरे कामों को लेकर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद अब इटावा के डीएम ने बचे काम को पूरा कराने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने यहाँ का दौरा किया था और ये वही ऐसे पुल हैं जिनको लेकर के उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी, क्योंकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में जहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, लेकिन जिस तरह से यहाँ कार्य चल रहा है उसको लेकर के अवनीश अवस्थी ने नाराज़गी जताई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी इन पुल को पूरी तरह से जोड़ा नहीं गया है। काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या जुलाई के दूसरे हफ्ते में काम पूरा हो पाएगा, उसको लेकर के इटावा के जिलाधिकारी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी बराबर यहाँ का दौरा कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के साथ ही 6 पेट्रोल पंप भी बनने हैं, जिनका काम अंतिम चरण में है। लगभग बुंदेलखंड एक्सप्रेस का काम समाप्ति की ओर है और लिंक होने का कार्य शेष रह गया है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसकी शीर्ष स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है। एसीएस साहब भी आए हुए थे। उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया है कि बहुत जल्दी इस कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराया जाए, जिस पर सभी अधिकारी और कंपनी तथा यूपीडा के लोग लगे हुए हैं। शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लोगों को परेशानी नहीं होगी। चित्रकूट से दिल्ली का सफर 6 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे जिलों तक भी पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन जो कार्य की स्थिति है उससे नहीं लगता है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में काम पूरा हो पाएगा। ये वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 किलोमीटर का हिस्सा है, जो यहाँ से इटावा से औरैया और उसके बाद चित्रकूट को जाकर के मिलना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इटावा का ये निकलने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव 2024 में आने, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा यूपी के अंदर जो एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, उसको लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के लोगों की जल्द ही उन्हें पहले 6 लेन सड़क की सौगात भी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस सड़क में 5 चौराहों और तिराहों का सौंदर्यीकरण शामिल है। बिल्कुल, इस 6 लेन सड़क को पूरा होने के लिए शहर के बाद देखिए शहर के दक्षिणी जो छोर की सूरत है वो बदल जाएगी और लोगों को जो जाम से परेशानी होती थी उससे भी निजात मिलेगी। गोरखपुर को जल्द ही 6 लेन का तोहफा मिल जाएगा। पैडलेगंज नौसड़ 6 लेन सड़क का काम अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। कोरोना की वजह से 6 लेन का काम रुक गया था,
लेकिन अब ये तेजी से पूरा हो रहा है। शहर का पहला 6 लेन है। इसकी लंबाई 5.1 किलोमीटर है। इसकी स्वीकृत लागत 89 करोड़ है। इसमें ये वर्तमान में 2x7 मीटर है। दोनों तरफ 5.5 मीटर इसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूडी विभाग जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, जिसके लिए अक्टूबर तक का वक्त तय किया गया। 6 लेन सड़क का 80% काम पूरा हो चुका है। लोगों को भी उम्मीद है कि सड़क का काम पूरा होने से शहर का सफर आसान होगा। स्पीड तो तेजी से चल रही है। उम्मीद है कि काम हो जाएगा समय से, बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 लेन बन जाने से आवागमन की सुविधा होगी, हम लोग जाने में दिक्कत नहीं होगी। पहले 1-1 घंटे में हम लोग जाम से निकलते थे, 5 मिनट में हम लोग नौसर पहुंच जाएंगे। तो आवागमन की सुविधा मिलेगी, इससे बेटर क्या है। पहले में क्या था सर, जाम लगता था, बहुत प्रॉब्लम होती आने जाने में। और अब है 6 लेन बन जा रहा है, उसके बाद आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से लोग आने जाने का रास्ता हो जाएगा, आए जाएंगे, भीड़ भी नहीं लगेगी, जाम भी नहीं फंसेगा। 6 लेन के साथ ही इस रूट के 5 चौराहों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। गोरखपुर से वाराणसी या लखनऊ जाने के लिए पैडलेगंज से नौसड़ होते हुए गुजरना पड़ता है। ऐसे में ट्रैफिक लोड अधिक होने की वजह से जाम लग जाता है, लेकिन अब 6 लेन बन जाने से जाम से निजात मिलेगी। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, देहरादून से खबर, जहां आज आईएएस अफसर रामविलास की रिमांड मांगेगी विजिलेंस की टीम। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए ये रिमांड मांगी जाएगी। बिल्कुल, अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आईएएस रामविलास यादव। बुधवार को हुई थी इनकी गिरफ्तारी और अब बड़ी खबर आ रही है कि इनकी रिमांड विजिलेंस की टीम मांगेगी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी आईएएस अफसर को जेल भेजा गया है, जिनसे अब आगे की पूछताछ के लिए विजिलेंस रिमांड मांगेगी। बताया ये भी जा रहा है कि रामविलास यादव पर आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में तहकीकात और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक लंबी पूछताछ की प्रक्रिया चली थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा और अब रिमांड की मांग होगी। चलिए इस खबर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या मिल रही है, क्या सिचुएशन है, ये समझेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा से। पंकज, ये बताइए कि इतना बड़ा मामला और इसे लेकर के आज क्या क्या चीजें होने वाली है, सिलसिलेवार ढंग से समझाइए। इसमें बता दें कि पहली अपडेट इसमें यह है कि विजिलेंस आज न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल कर सकती है, जिसमें वो रामविलास यादव की रिमांड मांग सकती है। उसमें क्योंकि एक लंबी पूछताछ पिछले दिनों चली थी, उसके बाद भी इसमें एक पूछताछ की जानी है। फिलहाल उन्हें कल शाम लगभग 7 बजे करीब सुद्धवाला जेल में भेज दिया गया है और 14 दिन की रिमांड पर जेल में है। और अब आज विजिलेंस संभवतः माना जा रहा है कि न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करेगी, जिसमें वो उनकी रिमांड मांग सकती है। उसके दौरान उसमें उनसे कई पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पिछले दौरान लगभग 7 से 8 घंटे की जो बुधवार शाम को पूछताछ की गई थी, उसमें कोई भी ऐसा सवाल का जवाब रामविलास यादव नहीं दे पाए जिससे संतुष्टि मिल सके, क्योंकि 500 गुना ज़्यादा संपत्ति का मामला है। और ये उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि एक आईएएस अधिकारी को जेल भेजा गया है। इससे पहले कभी उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी आईएएस अधिकारी पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और उन्हें जेल भेजा गया हो, और ये पहली बार हुआ। इससे देखिए 2 बड़े मैसेज गए हैं उत्तराखंड सरकार के। पहला तो ये कि यदि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैसेज पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में भी जा चुका है। और उसके अलावा ये भी एक बात सामने निकल कर आ रही है कि किसी जिस तरह से नेता और तमाम मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा या अलग अलग जगह देते हैं, तो अब अधिकारियों को भी इस तरह के ब्यौरे देने पर बात चल रही है कि सरकार ये फैसला ले सकती है कि अधिकारी भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा वक्त वक्त पर देंगे, ताकि उनकी संपत्ति का पता लग सके कि उनके पास कितनी संपत्ति है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि रामविलास यादव की गिरफ्तारी के बाद तमाम जो आला अधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, उनमें भी एक डर का माहौल बना हुआ है कि यदि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है या पंकज, देखिए रिटायरमेंट से ठीक पहले इस तरीके का खुलासा और उसके बाद इस तरीके का एक्शन एक नजीर जरूर है, लेकिन देखना यह होगा कि आगे क्या एक्शन लेती है विजिलेंस की टीम की पूछताछ में, क्या चीजें निकल करके सामने आती है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो अनु देखिए, रामविलास यादव को लेकर के सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस के तहत काम कर रही है और साथ ही ये भी कहा है कि जो भी गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर हमने पहले दिन से कहा है
कि हम इस पर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेंगे और पारदर्शिता के आधार पर सरकार काम करेगी। जो भी कानून के दायरे में आएगा, जो भी कानून के दायरे में कहीं पर गलत पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी। और सीएम धामी को तो आपने सुना, आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर हुई कार्रवाई को लेकर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। अजय भट्ट ने क्या कहा वो भी सुनिए। सब बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उत्तराखंड के एक आईएएस को सस्पेंड करके गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सारे मामले उत्तर प्रदेश के समय के हैं और कानून अपना काम कर रहा है। हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे छोटा कर्मचारी हो, बड़ा अधिकारी हो या सामान्य नागरिक हो। कहीं पर भी अगर वो दोषी पाया जाता है तो कानूनन कार्रवाई होती है। तो इसमें कानून अपना काम कर रहा है। अगर बात करें, जैसे ही उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी है उसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और तमाम सारे जो लोग ढीला काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी जा रही है। हाँ, मैंने कहा कि जो भी सरकार से धन लेते हैं यानी वेतन लेते हैं किसी भी माने में, वो पर्याप्त सरकारें देती हैं। उसके बावजूद भी जो गलत काम करते हैं और दुरुपयोग करते हैं अपनी पावर का, उन पर हमारी सरकार ने कड़ी निगरानी रखी है। और देश में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो दुनिया में रेटिंग पर नंबर 1 पर आ रहे हैं लगातार, और ईमानदारी का संकल्प लिया हुआ है हर क्षेत्र में, उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारी सरकारें काम करती हैं। कहीं पर भी अगर कोई गलत हुआ तो उसका परिणाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। कानून में जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार लगातार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और जो लोग कार्यवाही में ढीलापन कर रहे हैं या काम करने में कहीं ना कहीं लचीलापन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी जा रही है। दर्शन धर्मतनु के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, दिल्ली। और उधर रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी पर सीएम धामी ने सही एक्शन लिया है। अफसरों की आय का ब्यौरा भी होना चाहिए सार्वजनिक, ये बात उन्होंने रखी। पुष्कर सिंह धामी 2 की जो सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आपने कल देख लिया, सरकार से एक आईएएस को सस्पेंड किया, गिरफ्तार हुआ। ये और लोगों के लिए भी संदेश है, अगर दूसरा कोई रामविलास यहाँ पर होगा तो उसके खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी। ये संदेश इस कार्रवाई के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के अंदर दिया है और कहीं भी इस प्रकार की कोई कोताही होगी, कोई गलती होगी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो स्नेहा, सत्ता पक्ष के बयान तो हमने सुनवा दिए, लेकिन रामविलास की गिरफ्तारी पर विपक्ष के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि रामविलास की गिरफ्तारी होना कोई हैरानी की बात नहीं है। बिल्कुल अनु, जब 2017 में सरकार बनी थी तब राज्य सरकार ने कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक नियुक्ति हो न पाई है। ये बात उन्होंने कही और इससे साफ भी पता चलता है, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार अपने आप को असहाय महसूस कर रही है और इसीलिए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर में उनकी कोर्ट में पेशी होगी। हमारे साथ बातचीत के मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी। सर, गिरफ्तारी हो गई है, सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सख्त नीति लागू रहेगी। देखिए, सरकार का ये कहना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका ज़ीरो टॉलरेंस है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। आज 5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया है, लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। तो इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है। जहाँ तक आईएएस रामविलास यादव का प्रकरण है, उसमें एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई और जब उस शिकायत की जांच हुई तो उस शिकायत में जो कहा गया था वो तथ्य सही पाए गए और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है।
सरकार लेकिन लगातार ये कह रही है कि हम तमाम सारे अधिकारियों पर, उनके कामकाज पर निगरानी रख रहे हैं। जो कामकाज में ढीलापन कर रहे हैं उनके खिलाफ चेतावनी भी दे रहे हैं, कार्यवाही भी कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक बात बताइए ना, वो लोकायुक्त क्यों नहीं ला रही है सरकार? क्यों डरी हुई लोकायुक्त से? क्योंकि लोकायुक्त के जद में जो है सरकार भी आएगी, इसीलिए डरी हुई है ना। आप अधिकारियों पर, दूसरों पर शिकंजा कसने की बात करते हो, और जब आप पर लोकायुक्त के माध्यम से शिकंजा कसने की बात होती है तो आप लोकायुक्त को दरकिनार कर देते हो। सरकार की कहीं पर भी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने का काम करे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, जिनका कहना है कि जिस तरीके से रामविलास यादव की गिरफ्तारी हुई है, उत्तराखंड में सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से बचना चाहती है, इसीलिए लोकायुक्त को नहीं बना रही है। कृष्ण धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम धामी के दिल्ली दौरे की बात करते हैं। दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन में आज सीएम धामी शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में वे शामिल आज होने वाले हैं। तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन में आज शामिल होने वाले हैं सीएम धामी। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसी बाबत सीएम धामी भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कल ही सीएम धामी दिल्ली पहुंचे, वहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और आज मौका है एनडीए की साझा राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के नामांकन का। और इस दौरान पीएम मोदी, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, तमाम भाजपा के बड़े मंत्री नेता शामिल होंगे और इसमें सीएम धामी भी दिखेंगे। आज जो तस्वीरें सामने आएंगी दिल्ली से, किस तरह से नामांकन के दौरान एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जिसका आज तीसरा दिन है और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन में भी आज सीएम धामी शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम भी पहुंचे हैं, तो दिल्ली में आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर सीएम धामी हैं और कल पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच उत्तराखंड के विकास समेत कई मुद्दों पर बातचीत। बिल्कुल, कल ये बातचीत हुई थी, जहां इतना ही नहीं, सीएम धामी ने अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के कई मुद्दों पर मंथन किया था। सीएम धामी ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास का भी हाल जाना था। 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां इस दौरान क्या कुछ उनके दौरे में खास रहा है ये आप देख सकते हैं। मुलाकातें हुई और साथ ही मंत्री चंदन रामदास से भी मुलाकात की गई। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। विकास नगर के प्राचीन सिमोग मंदिर में शिलगुर महाराज हैं, जिनके शाही स्नान के बाद चूड़ीदार वो पहुंच चुके हैं। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक गीतों पर झूम रहे इन श्रद्धालुओं की तस्वीरें उस समय की हैं जब आस्था के प्रतीक और प्राचीन सिमोगा मंदिर के शिलगुर महाराज जी की पालकी शाही स्नान के बाद चूड़ीदार के लिए रवाना हो रही थी। दरअसल हर 12 साल बाद शिलगुर महाराज हरिद्वार में शाही स्नान के बाद चूड़ीदार पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिलगुर महाराज के चूड़ीदार तक इस पैदल यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। 12 साल बाद होने वाले इस पर्व को स्थानीय भाषा में बरांश भी कहा जाता है। शिलगुर महाराज के साथ हजारों श्रद्धालु की यह पैदल यात्रा चूड़ीदार तक जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि वहां की सरकार के पर्यटन का मुख्य हिस्सा भी है, जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिलगुर महाराज जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। विकास नगर से एबीपी गंगा के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट। एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवा की बदहाल व्यवस्था की मरीजों ने पोल खोल कर रख दी है। बिल्कुल, और इस लापरवाही की वजह से गरीब मरीजों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बाहर से टेस्ट कराएं, लेकिन दवाइयां लें। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन के कान पर जूं रेंगती नजर नहीं आ रही है। ये सच्चाई है एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज की। अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, लेकिन दवाइयां नहीं। मशीनें तो हैं, लेकिन जांच बाहर से करवानी है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के हैं।
क्या यहाँ से दवा मिलती है, बाहर से लिखते हैं? बाहर से लिखते हैं। कितनी महंगी दवाएं आती हैं? 700 रुपए की। इंजेक्शन भी बाहर से मंगाते हैं? हाँ, उससे को दवा 700 रुपए की आती है। अच्छा, यहाँ दवाएं अस्पताल से ही दे रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं डॉक्टर? तो दवा तो हमसे तो कहा था बाहर मिलेगी, मेडिकल ले दवाई। तो आप बाहर से लेके आए हैं? तो दवा यहाँ अस्पताल से दी जा रही है, बाहर से मंगाई जा रही है? बाकी की यहाँ की लिखते हैं, यहाँ के पैसे मांगते हैं, फिर क्या देते हैं, बाहर दुकानों से मिलेगी। अस्पताल में किडनी के ऐसे भी मरीज देखे गए जो अपना डायलिसिस करवाने आए थे, लेकिन अस्पताल में किडनी का कोई डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे में अस्पताल के कर्मचारी ही डायलिसिस करवाते हैं। हाँ, दवा तो जो लगती है वो जो हमारे डॉक्टर हैं आगरा बैठते हैं वो ही दे देते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर इसका नहीं है डायलिसिस का। यहाँ डायलिसिस का कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो डायलिसिस सेंटर चल रहा है? डायलिसिस सेंटर चल रहा है। अच्छा, कुछ बाहर अंदर की लिख देते हैं, कुछ बाहर की। यहाँ पे तो कम मिलती नहीं है, बाहर से ही ज्यादातर लिख देते हैं। एटा के मेडिकल कॉलेज में ऐसे हालात एक विभाग के नहीं हैं, दूसरे विभागों के भी हैं, जहां दवाइयां अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर से ही लानी पड़ती हैं। हमारी समस्या यह है कि मेरे किट टेस्ट के लिए मांगी तो यहाँ ने लिख दिया कि है नहीं, तो मैं लिख दो इस पर्चे पर। उन्होंने लिख दिया कि नहीं है। डॉक्टर साहब ने प्राइवेट लिख दिया, मैं प्राइवेट लेके आई। जो हम लोगों को दवाइयाँ होती है वो सारी दवाइयाँ हमें मार्केट से लेके आनी पड़ती है, और जो हमारा डायलर है जो 5 बार यूज होता है वो ये है कि ना उसमें क्या इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर उनके हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अस्पतालों की वजह से उनकी कोशिशों पर पानी फिर रहा है। एबीपी गंगा के लिए एटा से राकेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब स्वास्थ्य व्यवस्था के बाद अब बात कर लेते हैं बिजली विभाग की। गाजीपुर में बिजली विभाग सरकारी कार्यालयों के बिल बकाये से जूझ रहा है। यहां अलग अलग विभागों पर 5 करोड़ से ज्यादा के बिल बकाया है और बिजली विभाग इस इंतजार में बैठा है कि सरकारी विभाग बिल का समायोजन करवा ले। बिजली विभाग की इस लापरवाही की वजह से हर साल करोड़ों रुपए का जो राजस्व है वो नुकसान में जाता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की सेवाओं और खामियों पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं, कभी बिल बकाये को लेकर तो कभी मनमानी को लेकर। हालांकि बकाया बिल को लेकर बिजली विभाग सरचार्ज में छूट की योजना चला रही है। इसे लेकर गांव-गांव कैंप लगाकर बिजली बिल की वसूली भी की जा रही है, लेकिन गाजीपुर के सरकारी कार्यालयों से बिल की वसूली कर पाना विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जिले के अलग अलग सरकारी विभागों पर 5 करोड़ 22 लाख रुपए का बिल बकाया है। सरकारी विभागों पर हमारे यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा बकाया है इस खंड का अकेले ही, जिसमें सबसे बड़े बकायेदार हमारे यहाँ चिकित्सा विभाग का है 34 लाख है, और पुलिस विभाग का 80 लाख है, और ओपीएम फैक्ट्री का लगभग 40 लाख। हम लोग लगे हुए हैं इनके पेमेंट लेने के लिए। मेन चीज है कि इनका मूल कारण है कि इनके यहाँ जब तक ऊपर से धन आवंटन नहीं होता ये लोग नीचे हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते। बकाया बिजली बिल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पर 9 बिल जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पर बिल का 1 करोड़ 34 लाख, पुलिस विभाग पर 80 लाख, जिला अस्पताल पर 48 लाख, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड पर 46 लाख, डीआरडीए पर 21 लाख, ओपीएम फैक्ट्री पर 43 लाख और पशुधन विकास अधिकारी पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है। बिजली विभाग का दावा है कि सभी को बिल का नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन भुगतान करने के लिए कोई भी विभाग आगे नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।